हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड लेक्चर की तरफ चलूँगा। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को समझाया था यूजेज ऑफ डायमेंशनल मेथड। यूजेज ऑफ डायमेंशनल मेथड में मैंने पहला कर लिया था, जिसमें हम लोग को पढ़ाया था कि किसी भी फिजिकल फार्मूला का हम लोग चेक कैसे करते हैं कि वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले एलएचएस का डायमेंशन निकालेंगे, फिर आरएचएस का डायमेंशन निकालेंगे, और यहाँ पर देखना है कि क्या एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के इक्वल है। अगर एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के बराबर नहीं है, तब हम लोग बोलते हैं कि फार्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सेकेंड यूज में। यूजेज ऑफ डायमेंशनल मेथड का ये सेकेंड है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है टू कन्वर्ट द यूनिट, टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू another system, from one system to another system। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, n इंटू यू इजक्वल टू होता है कांस्टेंट, और n1 u1 इज इक्वल टू होता है n2 u2। दिस इज यहाँ पर n1 n2 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन टू डिफरेंट सिस्टम। इन टू डिफरेंट सिस्टम, और यहां पर U1 U2 यूनिट्स होता है, यूनिट्स इन टू डिफरेंट सिस्टम। तो इसी फार्मूला को हम लोग यहां पर यूज करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो। अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस पर रिलेटेड। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू सीजीएस सिस्टम। कह रहा है कि यहां पर क्वेश्चन में कि 1 जूल ऑफ एनर्जी को इसका सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो। मतलब 1 जूल एनर्जी कितना सीजीएस यूनिट के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन पढ़ करके हम लोग ये समझेंगे कि ये जो यूनिट दिया गया है वो किसका यूनिट है। तो यहां पर देख रहे हो, कह रहा है कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब ये 1 जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है। तो अब यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके पता करोगे कि क्या यहां पर जो जूल है वो किसका यूनिट है। तो यहां पर जूल एनर्जी का यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे। तो एनर्जी इजकल टू यहां पर क्या लिखोगे, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2t-2। दिस इज। अब इसके बाद देख लो, अब मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट में सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा फॉर एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट यानी U1 के लिए। तो एसआई यूनिट में पहले ml2t-2 है। तो एसआई U1 के लिए यहां M1 L1 और T1 लिखेंगे। तो यहां पर देखोगे M1 कितना है, तो M1 मास का एसआई यूनिट में वैल्यू क्या होता है, तो एसआई यूनिट में उसका लेते हैं हम लोग केजी। तो यहां पर 1 kg लिखेंगे, सबका यूनिट ही लिखना है। तो यहां 1 kg लिखेंगे। इसी तरह से लेंथ, तो लेंथ को 1 लिखेंगे L1, और लेंथ का यूनिट क्या लेते हैं, तो मीटर एसआई में। तो मीटर के लिए लिखेंगे यहां 1 मीटर। इसी तरह से सेकंड के लिए तो T1, तो ये लिखेंगे 1 सेकंड। दिस इज ऑल्सो फॉर सीजीएस। तो सीजीएस में U2 यहां पर लिखेंगे।
और U2 यहां पर U2 के लिए यहां पर जो डायमेंशन है M L2 T-2, ये सबका M2 L2 T2 लेंगे। जैसा कि यहां पर देखो M2, तो M2 इक्वल टू इसका CGS यूनिट पता होना चाहिए ना, तो CGS में मास का CGS यूनिट होता है ग्राम, तो इसका लिखेंगे 1 ग्राम। इसी तरह से L2, तो L2 का CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखूंगा 1 सेंटीमीटर। टाइम का CGS यूनिट होता है सेकेंड, तो इसको लिख दूंगा 1 सेकेंड। इस तरह से आपका निकल करके आ रहा है, इतना आप कॉपी कर सकते हो। अब मैं जो फार्मूला इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए दिया था उस फार्मूला को यहां पर लिख देता हूं। तो सिंस वी नो दैट N1U1 इज इक्वल टू होता है N2U2, यहां से N2 निकालूंगा, तो N2/N1 इज इक्वल टू हो जाएगा U1/U2, दिस इज। और U1/U2 के जगह पर जैसा कि डायमेंशन में मैं निकाला था, तो उसके जगह पर मैं लिख दूंगा, जैसे एनर्जी का यहां पर डायमेंशन क्या लिखा था, ML2T-2, यही ना। तो यहां पर जैसे U1 के लिए, तो U1 के लिए M1 L1 T1 लिखेंगे ऊपर में, तो यहां पर लिखेंगे M1 डिवाइडेड बाय, यहां U2 है तो U2 के लिए लिखेंगे M2 L2 T2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं U1/U2 यानी कि M1/M2 इंटू L1/L2 इंटू T1/T2, दिस इज, ऐसे लिख देंगे। साथ साथ अब ये डायमेंशन फार्मूला जो है यहां पर, तो किसका डायमेंशन, कौन सा क्वांटिटी का कितना डायमेंशन है वो यहां पर हम लोग मेंशन कर देंगे। तो जैसा कि देख रहे हो M का डायमेंशन यहां पर कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो 1 लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। फिर यहां पर L स्क्वायर है, L का पावर 2 है, तो L का पावर यहां पर 2 लिखना होगा। फिर T का पावर -2 है, तो -2 लिख दिया। इसके बाद M1 M2 ये सब का वैल्यू पीछे मैं बताया था, वो सब का वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहां पर पुट करो 1 kg/1 ग्राम, दिस इज। फिर L1 है 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, और जो जिस पर पावर है वो कर दो ऐसा। अब यहां पर हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को ये SI से CGS में कन्वर्ट करना है, और यहां पर देख रहे हो नीचे में सब CGS में ऑलरेडी है, यानी इसको तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चेंज करना है ऊपर वाले को करना है, और ऊपर वाला यहां पर देख रहे हो kg है 1 kg, तो 1 kg को CGS में चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हो 1000 ग्राम। इसी तरह से 1 मीटर, तो 1 मीटर को यहां क्या लिखेंगे, तो 100 सेंटीमीटर, और ये सेकंड तो है ही, तो इसके लिए कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट यहां पर देखोगे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर का पावर 2, और ये सेकंड को कैंसिल कर सकते हो, तो ये तो 1 हो गया, 1 का पावर -2 यानी 1। अब यहां से ग्राम को कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर को कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया यहां पर 30, और ये यहां पर क्या है 30, और यहां पर है 100, दिस इज, यानी कि ये निकल करके आ रहा है 10⁵ N2/N1 का वैल्यू। अब यहां से इसको इधर लेकर के जाओगे तो N2 इक्वल टू निकलेगा 10⁵ इंटू N1। और जैसा कि क्वेश्चन में देखो यहां पर N1U1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसा कि उसमें दिया हुआ था 1 जूल। क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि 1 जूल को हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो 1 जूल यानी कि यहां न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 1 है, और यूनिट इसका क्या है, तो जूल है, ऐसा है। तो यहां पर इसका मतलब है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि N1 का वैल्यू कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। अगर वहां पर 10 जूल दिया रहता, 10 जूल, तो यहां पर 10 लिखते, 100 जूल दिया रहता तो 100 लिखते। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होता है, क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद U1, तो U1 क्वेश्चन के साथ जैसे 10 जूल या 10 न्यूटन, तो न्यूटन वहां पर जो हो गया तो वो क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। तो ऐसा है।
ऐसा करोगे और ये 10⁻⁷ हो जाएगा। दिस इज, अब यहां पर आप ऐसा कर सकते हो, तो यहां n1 का वैल्यू यहां देख करके मैं बता सकता हूं कितना है, 1 है, तो यहां पर 1 लिख दो। तो ये 10⁻⁷ इंटू 1, यानी ये n2 का वैल्यू निकल चुका है। तो इसलिए अब मैं लिखूंगा वही फॉर्मूला, n1 u1 इज इक्वल टू क्या होता है, n2 u2। अभी n1 u1 का वैल्यू तो यहां दिया हुआ है ही, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है, तो वही लिख दूंगा 1 जूल, और इज इक्वल टू n2 का वैल्यू अभी निकाला है यहां पर कितना, 10⁻⁷। u2 मतलब इसका CGS यूनिट, तो इतना इसको अर्ग कहते हैं, अर्ग और CGS यूनिट, ऐसे लिख देंगे। अगर ये यूनिट नहीं याद है तो आप इसको CGS यूनिट भी लिख सकते हो, इतना CGS यूनिट। तो इस तरह से 1 जूल इज इक्वल टू यहां पर निकल करके आ रहा है 10⁻⁷ अर्ग या 10⁻⁷ CGS यूनिट। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहां पर देख रहे हो उसी का हम लोग सेकंड मेथड से इसको बना रहे हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि सबसे पहले जूल किसका यूनिट है, तो एनर्जी का। तो सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे, तो यहां एनर्जी का डायमेंशन लिख दो mL2 T-2। अब यहां स्टार्ट करेंगे इन SI यूनिट। तो SI यूनिट में इसका यूनिट क्या होता है, 1 जूल, सर हाँ 1 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 1 जूल इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहां पर देखो डायमेंशन देखते हुए चलना, जैसे ये m है, इसका डायमेंशन क्या है, एनर्जी का डायमेंशन mL2 T-2 है। तो यहाँ m मीन्स क्या, मास, और SI में मास का कितना लिख सकते हैं, तो 1 kg लिखेंगे, सबका यूनिट लिखेंगे, यूनिट मास, यूनिट लेंथ, यूनिट टाइम, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहा हूँ मास का यहाँ पर क्या लिखेंगे, kg, फिर लेंथ का यहाँ पर 1 मीटर लिखूंगा, फिर टाइम का 1 सेकेंड लिखूंगा, साथ साथ जिस पर जो पावर है यहाँ डायमेंशन है वो डायमेंशन को भी यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ऐसा है, ये आ रहा है आपका क्या, इन SI में, SI सिस्टम में इसका वैल्यू है। नाउ अब हम इसको CGS में कन्वर्ट करेंगे, इधर तो SI में रहेगा ही, बस इधर वाले को, राइट साइड वाले को CGS में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हो 1 kg, तो 1 kg इक्वल टू क्या हो सकता है, तो 1000 ग्राम, CGS में कन्वर्ट कर रहा हूं। फिर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, इनटू 1 सेकेंड, तो ये सेकेंड का पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका निकल करके आ रहा है इन CGS में, दिस इज। अब इसको सोल्व कर दो, तो 3 0 और ये स्क्वायर है, तो यहां पर 4 0, तो 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज। ये 1 जूल इज इक्वल टू इतना वैल्यू आ गया, और इसी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग अर्ग कहते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर जैसा कि 1 जूल इज इक्वल टू लिख सकते हो 10⁻⁷ अर्ग, दिस इज। ये आपका मेथड सेकेंड निकल रहा है। तो आप ये देख सकते हो ये सेकंड वाला मेथड ज़्यादा ही इजी है, तो आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट आगे चल रहा है, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू CGS सिस्टम। यहां पर हम लोग को 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को CGS में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन देख करके पता करते हैं, तो यहां पर क्या लिखा है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसका यूनिट होता है, तो फोर्स का। तो सबसे पहले यहां पर फोर्स का डायमेंशन निकालेंगे। तो चलो मेथड फर्स्ट यूज करते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन यहां पर निकालेंगे हम लोग, और जैसा कि फोर्स का डायमेंशन तो जानते ही हैं कितना होता है, mL/T-2, दिस इज। अब यहां बारी बारी से क्या ये फार्मूला लिखेंगे, N1 U1 इज इक्वल टू क्या, N2 U2।
और n2 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टू हो जाएगा u1 बाई u2। और इतना को हम देखो u1 बाई u2 है तो u1 के जगह पर यहाँ लिखेंगे m1 l1 t1 और u2 के जगह पर लिखेंगे m2 l2 t2। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखता हूं m1 बाई m2 l1 बाई l2 t1 बाई t2 दिस इज। अब जिस पर जो पावर है उस पावर को भी यहां मेंशन कर दोगे। अब इसका बारी बारी से मैं वैल्यू लिखूंगा तो मास का क्या, ये ऊपर वाला एसआई में है तो एसआई में मास का लिखते हैं केजी, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 kg डिवाइडेड बाय नीचे वाला मास सीजीएस में है तो इसको 1 ग्राम लिखेंगे। इसी तरह से ऊपर वाला लेंथ मीटर में 1 मीटर एसआई और नीचे सेंटीमीटर में, फिर सेकंड, चूंकि टाइम का एसआई और सीजीएस यूनिट दोनों सेकंड ही होता है तो इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहां पर ये कैंसिल भी हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम आगे लिखेंगे। अब आगे देखोगे और n2 बाई n1, तो n2 बाई n1 इज इक्वल टू यहां पर लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर से यहां पर ऊपर वाला जो है सब एसआई यूनिट में है और नीचे क्या है सब सीजीएस में है, तो हम लोग को एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब सीजीएस नीचे तो है ही तो उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, जो भी चेंज करना होगा हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे। तो ऊपर वाले जैसे देखो केजी है, केजी को सीजीएस में चेंज करो तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम लिख देंगे। यहाँ पर 1 मीटर के जगह पर 100 सेंटीमीटर लिखेंगे और ये सेकंड तो है ही। तो जैसा कि देखो यहाँ पर लिख दिया 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, इसी तरह से 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर और ये तो 1 हो गया। अब यहां पर देख सकते हो ग्राम ग्राम कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया तो 3 0 और 2 0 यानी 10 टू द पावर 5 0, ये n2 इतना आ गया और ये n1, इसलिए n2 का वैल्यू यहां रख दिया 10 टू द पावर 5 इंटू यहां 1 है। चूंकि यहां पर मैं जानता हूं कि n1 u1 इज इक्वल टू है 1 न्यूटन, यानी n1 का वैल्यू 1 है, आइए ऐसा है। तो यहां पर n2 इज इक्वल टू निकल करके आ गया है 10 पावर 5 दिस इज। तो इसलिए n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 और यहां पर 1 न्यूटन इज इक्वल टू n2 का वैल्यू लिख दिया 10 टू द पावर 5। आ यूनिट न्यूटन का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, यानी कि यहां निकल करके आ गया आपका 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये आपका ऐसा लिख सकते हो, ये सीजीएस यूनिट में डाइन होता है फोर्स का यूनिट। मेथड सेकेंड मेथड में सबसे पहले मैं फोर्स का यूनिट लिखूंगा, सॉरी डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2। अब यहां पर लिखूंगा इन एसआई। तो एसआई में फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो 1 न्यूटन लिखूंगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यहां पर देखो तो मास लेंथ टाइम है, तो ये एसआई में लिख रहे हैं तो मास का एसआई यूनिट यहां क्या होता है केजी, तो यहां लिखेंगे 1 kg इनटू, इसी तरह से सबका यूनिट ही लिखना है। तो यहां पर जैसे एल है तो एल का क्या होगा सीजी एसआई में तो मीटर होता है, तो यहां पर लिखेंगे 1 मीटर। फिर आगे देखोगे टाइम का 1 सेकेंड, जिस पर जो पावर है उसको मेंशन करेंगे, दिस इज जो डायमेंशन है वो मेंशन कर देंगे। ये आपका इन एसआई में आ रहा है। अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो इधर तो एसआई ही रहना चाहिए, 1 न्यूटन का ही सीजीएस में वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले इधर का 1 न्यूटन को मैं वैसे ही रखूंगा और साथ साथ आरएचएस में जो भी वैल्यू एसआई में दिया है उसको मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा। तो यहां पर देखोगे ध्यान से 1 kg है तो 1 kg एसआई यूनिट है ना, तो इसको सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। फिर 1 मीटर को सीजीएस में कन्वर्ट करो तो ये 100 सेंटीमीटर और ये हो गया 1 सेकेंड का जो पावर है वो लिख दिया है, तो ये सीजीएस में कन्वर्ट हो गया दिस इज। अब यहां पर आगे करोगे तो 100 ग्राम, सॉरी
100 एंड ये 30 और 20 50, तो इसको लिख सकते हो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज, तो आप 1 न्यूटन का वैल्यू इतना भी लिख सकते हो, या इतना ही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग डाइन कहते हैं। जैसा कि 1 न्यूटन हम किसको बोलते हैं, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो उसी तरह से डाइन, इसका जब सीजीएस हो जाएगा, जैसे केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड, तो तब इसको हम लोग डाइन बोलते हैं। यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, इतना लिखूंगा। दिस इज नेक्स्ट। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 100 वाट ऑफ एनर्जी, 100 वाट ऑफ पावर इनटू सीजीएस सिस्टम। कहता है क्या कि 100 वाट पावर को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि देखो, सबसे पहले मेथड फर्स्ट में सबसे पहले मैं आपको ये देखना है कि 100 वाट किसका यूनिट है, पावर का, यानी पावर का सबसे पहले डायमेंशन लिखेंगे। तो पावर का डायमेंशन लिख दिया P। पावर का डायमेंशन होता है वॉक डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका लिखोगे डायमेंशन तो mL2 t-2 बाई टी, और ऊपर कर दोगे तो ये mL2 और t-3, ये आपका डायमेंशन निकल चुका है। अब आगे पढ़ेंगे, तो चूंकि ये इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब N2 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू U1 बाई U2। अब यहां पर देख लो, यहां पर डायमेंशन क्या है, mL2 t-3 ऐसा है। तो पहले U1 के लिए तो यहां पर लिखेंगे M1 L1 T1, फिर U2 के लिए नीचे, तो नीचे लिखेंगे M2 L2 T2। तो ऐसा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2। दिस इज, अब ये सबका हम लोग बारी बारी से जो इसका डायमेंशन मेंशन किया गया है वो इस पर लिख देंगे। दिस इज, अब इसका बारी बारी से वैल्यू लिखेंगे। तो ऊपर में एसआई यूनिट है, तो सब में एसआई यूनिट का वैल्यू रखेंगे। जैसे मास, तो मास का एसआई यूनिट होता है केजी, तो 1 केजी लिखूंगा। फिर नीचे सीजीएस है तो 1 ग्राम लिखूंगा। फिर 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। जिस पर जो पावर है वो रख दो। ध्यान से देखना, यहां पर हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए मैं देख रहा हूं नीचे वाला तो ऑलरेडी सीजीएस में है। इसका मतलब सिर्फ ऊपर वाले को सीजीएस में कन्वर्ट कर दें तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि इसमें अगर बोलता कि नहीं हमको एसआई में रिजल्ट चाहिए, माने सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करो, अगर ये बोलता कि सीजीएस को एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर सेम ऐसे ही लिख सकते थे। और यहां पर क्या करेंगे कि सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है ना, तो यहां पर ये देख रहे हो नीचे एस सीजीएस में है सब, ऊपर में एसआई है, तो एसआई है तो ऑलरेडी एसआई को सही छोड़ देंगे और नीचे वाले यहां पर सीजीएस वाले को कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहां पर देख रहे हो सीजीएस में 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, तो 100 से डिवाइड करोगे। तो इस तरह से ही वो सारे के सारे एसआई में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो एसआई में रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो आप ये ऐसा कर सकते हो। अब यहां पर देखोगे N2 बाई N1, तो ये डिवाइड करके यहां लिखूंगा तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। फिर 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आइए तो कैंसिल हो जाएगा,
तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये चलो कैंसिल करो, तो ये 10 टू द पावर, ये 3 0 और 2 0, 2 और ये स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 0 होगा। तो 4 0 और 3 0, यहाँ पर 10 टू द पावर 7 0, यानी n2/n1 का वैल्यू निकल करके इतना आ रहा है। और n2 इक्वल टू निकालोगे तो 10 टू द पावर 7 इंटू n1। अब यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर दिया हुआ है n1u1 इज इक्वल टू 100 वाट, 100 वाट दिया हुआ है। इसका मतलब n1 का वैल्यू यहाँ पर 100 है, u1 के जगह पर वाट है। तो यहाँ पर n1 के जगह पर, यहाँ से देख रहे हो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 100 वाट, यानी कि n1 के जगह पर 100 वाट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 100 वाट लिख देंगे n1। तो यहाँ पर आपका 10 टू द पावर 9 n2 का वैल्यू निकल गया है। तो इसलिए n1u1 इक्वल टू n2u2 यहाँ लिखोगे, और यहाँ पर 100 वाट ये तो क्वेश्चन में दिया रहता है, और इज इक्वल टू n2 का वैल्यू अभी मैं निकाल दिया हूँ इनटू u2। तो u2 तो यहाँ पर CGS यूनिट है, तो CGS यूनिट वाट, वाट मीन्स क्या, जूल पर सेकेंड। तो उसी तरह से इसका CGS यूनिट होगा, तो जूल का CGS हो जाता है अर्ग, यानी कि अर्ग डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो सेकेंड ही रहेगा, तो अर्ग पर सेकेंड। तो इस तरह से ये आपका 100 वाट को मैं कन्वर्ट कर दिया CGS यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity at a place is 10 meter per second square. Convert this value into centimeter per minute square. कह रहा है कि एक बॉडी का एक्सेलरेशन दिया गया है, एक एट अ प्लेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि इसको हम लोग कन्वर्ट करो सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जैसा कि देखो यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, जी का वैल्यू यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं, तो जी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम लोग इस वैल्यू को चेंज करना है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, सॉरी सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करो 10, अब मीटर है ना, तो इसको लिख देंगे 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का होल स्क्वायर। अब ये हम लोग टारगेट को देखते हुए चलते हैं, जैसा कि यहां पर देखो, यहां टारगेट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहां हमको चेंज किस में करना है, तो यानी मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, और साथ साथ सेकेंड, तो सेकेंड को यहां पर हम लोग को क्या करना है, मिनट में चेंज करना है। तो उसी को ध्यान रखते हुए करेंगे। तो जैसे देखो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो लिख दिया, और यहां पर मीटर देखो ऊपर में कुछ नहीं है, तो इसको 1 मीटर लिख सकते थे, तो 1 मीटर लिख दिया हूं। इसका कुछ नहीं आया है, यानी 1 सेकेंड लिख सकते थे, यहां लिख दिया हूं। अब देखो 1 मीटर को हम लोग चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड को मैं ये मिनट में चेंज करूंगा, क्योंकि रिजल्ट हमको मिनट में चाहिए। तो इसके लिए 1 सेकेंड 1 डिवाइडेड बाय 60, तो इतना मिनट हो जाएगा, इतना होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो, तो जैसा कि इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1000 इंटू ऊपर जाएगा 60, तो 60 इंटू 60, ये सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर आएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो 3600,000 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, एंड दिस इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। दिस इज,
ये आपका निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ leopard the average velocity of leopard is 72 miles per hour and that of a snail is 0.02 miles per hour. Convert this value into CGS सिस्टम। तो कहता है कि इस वैल्यू को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो CGS सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा यहां पर देखोगे ध्यान से, पहले तो मैं वेलोसिटी ऑफ लेपर्ड का ये चेंज करूंगा, CGS सॉरी कन्वर्ट इनटू SI सिस्टम, SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो चलो यहां पर लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ लेपर्ड। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी इसका कितना है, 72 माइल्स पर आवर्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 72 1 माइल डिवाइडेड बाय 1 आवर्स, दिस इज। और यहां पर हम लोग जानते हैं कि 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1600 मीटर लगभग। ये लगभग 1 माइल इज इक्वल टू 1600 मीटर होता है। तो इसको वैल्यू चेंज कर दो, तो 72। मुझे अब यहां पर क्या करना है, तो माइल को हमको मीटर में चेंज करना होगा तब ना ऐसा यूनिट में आएगा। तो यहां माइल को मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 माइल इज इक्वल टू यहां हम लोग जानते हैं 1600 मीटर। तो यहां पर लिख दिया 1600 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम को यहां पर सेकंड में लिखना होगा, यानी आवर्स को सेकंड में चेंज करना होगा। तो 1 आवर्स इज इक्वल टू होता है 3600 सेकंड, दिस इज ऐसा। अब ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, दोनों को कैंसिल कर दिया। अब ये 2 जा, तो ये आपका निकल करके आंसर आ गया 32 मीटर पर सेकंड, दिस इज आंसर। ये आपका निकल चुका है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सेकंड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ स्नेल। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ स्नेल, तो स्नेल का तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी हम लोग दिया हुआ है 0.02 माइल्स पर आवर। अब इसको चेंज कर लो, तो यहां पर 0.02 1 माइल डिवाइडेड बाय 1 आवर। इसको चेंज करेंगे तो 0.2 इंटू 1 माइल का रखेंगे यहां पर 1600 मीटर और यहां पर 3600 सेकेंड। ऊपर नीचे कैंसिल करो, 4 4 जा और ये 9 जा, तो ये आ गया 0.08 डिवाइडेड बाई 9, इतना मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप वैल्यू इसका निकाल सकते हो। तो आगे हम लोग यूजेज ऑफ डायमेंशनल मेथड का थर्ड पढ़ने वाले हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशनल मेथड में थर्ड में हम लोग को करना है क्या, टू
फाइंड द फिजिकल फार्मूला बाय डायमेंशनल मेथड। मतलब इस मेथड से किसी भी फिजिकल फार्मूला को हम लोग डायमेंशन मेथड से निकालेंगे, डिराइव करेंगे कि वो फार्मूला क्या निकल करके आता है। तो जैसा कि देखो, सबसे पहले यहां पर पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है, तो ध्यान से देखोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए कहता है क्या, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पावर ऑफ similar terms equal from both side of equality sign is called प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इस तरह से द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पावर ऑफ सिमिलर टर्म्स इक्वल फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कहता है, जैसा कि देखो पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपका m का पावर a, l का पावर b और t का पावर यहां पर b प्लस c हो रहा है। इधर है m का पावर 1, 2, t का पावर -2। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग को बताता है कि LHS और RHS दोनों में जो सिमिलर टर्म्स है वो दोनों का आपस में डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहां पर m का डायमेंशन कितना है a, यहां पर m का डायमेंशन कितना है 1, तो ये दोनों का आपस में डायमेंशन क्या होता है, इक्वल होता है। यानी यहां पर a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा LHS और RHS का। उसी तरह से यहां पर l का जो डायमेंशन है उधर वाले l का डायमेंशन के बराबर होगा, यानी यहां b इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, 2। उसी तरह से t का डायमेंशन t के बराबर होगा, यानी कि यहां पर लिख देंगे b प्लस c इज इक्वल टू -2। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसलिए यहां देखो a इज इक्वल टू, यहां पावर लिख दिया, इक्वल कर दिया 1, तो यहां a का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से b का पावर अगर ये l का पावर l के इक्वल कर दें तो यहां से b का भी वैल्यू निकल जाएगा। और यहां पर b प्लस c का वैल्यू अगर इक्वेट कर दें, अब b का वैल्यू तो हमको पता है तो रख दिया यहां पर प्लस c इज इक्वल टू -2, तो यहां से c निकल करके आ रहा है 4। अब देखो यहां से a b c ये तीनों का वैल्यू हम इजिली निकाल चुके हैं। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके उसका जो अननोन जो ये डायमेंशन है या a b c का वैल्यू है उसको हम निकाल सकते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे कि इस मेथड से किसी भी फिजिकल फार्मूला को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। तो जैसे कि आगे देखोगे क्वेश्चन, the time period t of a simple pendulum depends upon length of the
pendulum L and acceleration due to gravity G, then find the physical formula by डायमेंशनल मेथड। कहता है कि अगर सबसे पहले इस केस में क्या करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके और सबसे पहले तुम ये देखोगे कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर जैसे कि देख रहे हैं, यहां पर टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, तो पेंडुलम के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। साथ साथ पेंडुलम का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। या तो यहां पर सबसे पहले मैं पता लगा लिया कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर देख रहे हो कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पर, एल पर इनटू जी पर। जो जिस पर डिपेंड करेगा उसको इंटू करते हुए ये प्रोपोर्शनल का साइन लिखेंगे और इंटू करते हुए यहां लिखेंगे, और उसका कुछ पावर भी लिखोगे, ए बी, और कुछ रहता एम भी रहता तो एम का पावर यहां सी लिख देता। लेकिन यहां पर टाइम पीरियड यही दोनों पर डिपेंड कर रहा है, एल और जी पर, तो ये ऐसे लिख दिया। अब यहां से क्या करूंगा कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा, तो टी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट दोगे के, एल का पावर ए और जी का पावर बी, दिस इज, ये पहला इक्वेशन होगा। जहां पर वेयर के इज क्या लिखेंगे, वेयर के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। यहां पर मैं कह सकता हूं कि के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब यहां पर मैं नीचे फॉर्मूला लिखा था, टी इजकल टू क्या, के इंटू एल का पावर ए और जी का पावर बी। तो ये पहला इक्वेशन था। अब यहां से क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म का बारी बारी से मैं यहां पर डायमेंशन लिखूंगा। तो जैसा कि देख रहे हो, टी का तो टी ही होगा डायमेंशन, के का तो डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसको हटा दिया। एल लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन एल ही रहेगा। और जी यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू, इसका जो पावर है वो लिख देंगे। नेक्स्ट अब इसको सोल्व करेंगे, तो एल का पावर ए और इसका पावर को बारी बारी से गुना करो, तो यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 पावर है, तो इसको बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एल का पावर बी और यहाँ टी का पावर माइनस टू बी, दिस इज। अब इसको सोल्व करोगे तो एल का पावर ए प्लस बी, मल्टीप्लाई में दोनों को ऐड कर दिया, टी का पावर माइनस टू बी। अब यहाँ देख रहे हो राइट साइड में एल और टी दोनों है, लेकिन लेफ्ट साइड में सिर्फ टी है, तो एल का पावर यहाँ पर खुद से यहाँ लिख देंगे 0, क्योंकि किसी का पावर 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पर देख रहे हो कि इधर एल और टी है, तो इधर भी एल और टी है। अब यहाँ पर मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाऊंगा, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से यहां कह सकते हैं कि एलएचएस का डायमेंशन यहां पर देख रहे हो, एल और एल दोनों सिमिलर क्वांटिटी है, तो दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, तो यहां पर लिख दिया ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। उसी तरह से टी और टी दोनों सिमिलर क्वांटिटी है, तो दोनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, तो ये लिख दिया माइनस टू बी इज इक्वल टू 1। यहां से बी निकाल लिया, बी इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2, दिस इज। तो ये b का वैल्यू निकल चुका है। अब यहाँ इसमें b का वैल्यू, ये जो b का वैल्यू निकाला था ये यहाँ पर पुट कर दो, तो a -1/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a भी निकल चुका है। तो इस तरह से a और b दोनों का वैल्यू मैं निकाल दिया हूं। अब नेक्स्ट, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट में
ए और बी दोनों का वैल्यू रख दिया। तो यहां पर देख रहे हो टी इजकल टू निकल करके आएगा के इंटू एल का पावर ए कितना है, तो ए यहां पर है 1/2। इसी तरह से यहां जी पर बी है, तो बी का पावर यहां पर लिख देंगे, बी का पावर कितना है -1/2। अब इसको नीचे लेके जाएंगे तो के एल का पावर 1/2 और नीचे लेकर के जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो k इंटू एल बाई जी, अब ये दोनों का पावर 1/2, यानी कि t इजकल टू यहां पर फॉर्मूला निकल करके आ रहा है k इंटू, और इसको रूट के अंदर कर सकता हूं तो ये हो जाएगा L/G। दिस इज, तो ये यहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल चुका है। तो इस तरह से किसी भी फार्मूला को आप डायमेंशनल मेथड से निकाल सकते हो। यहां पर k का वैल्यू होता है, k जो है k को k ही लिखेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ये डायमेंशनल मेथड से नहीं निकल पाता है, तो आप ऐसा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, द सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पर फोर्स के जगह पर एफ सी कर दो या एफ कर दो सीधा सीधा। द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द बॉडी depends upon body depends upon mass m, velocity of the body v, and radius of circular path r. Then find the physical formula. Then find the physical formula by डायमेंशनल मेथड। इस तरह से मैं एक क्वेश्चन यहां पर दे दिया आप लोग को, आप इसको क्या करोगे, बनाकर दिखाओगे। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ करके हम यहां से क्लियर हो रहे हैं। देखो तो द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ करा कि यहां सेंट्रीपिटल फोर्स एफ जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, तो बॉडी के मास पर। दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी पर। और थर्ड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तब कहता है कि ये फोर्स के लिए फॉर्मूला आप डिराइव करो। तो यहां पर क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी एफ डिपेंड्स अपॉन मास एम, वेलोसिटी भी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर, ऐसा है। तो इसका कुछ पावर अपने से कर दो, तो ए बी और सी, जैसा कि ऐसे देख सकते हो, ऐसे सर्कुलर पाथ होता है और एक बॉडी यहाँ पर है, सपोज करो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास एम है, तो इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ये रेडियस है, ऐसा होता है। तो यही एफ जो फोर्स लगेगा वो ये मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड करता है, तो ऐसा लिख दूंगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ, तो यहाँ पर k लिखेंगे, m का पावर a, v का पावर b और r का पावर c, ये पहला इक्वेशन। अब बारी बारी से ये सब का जितने भी टर्म्स है सबका मैं डायमेंशन लिखूंगा। तो डायमेंशन लिख दो, फोर्स का डायमेंशन होता है m l t-2, k का तो डायमेंशन होता नहीं, हटा देंगे। m मास है, मास का l m लिखेंगे। वेलोसिटी का lt-1 का पावर b और r यहाँ पर रेडियस है, रेडियस का लेंथ होता है तो लेंथ लिखूंगा।
और इसको थोड़ा सोल्व करो तो m का पावर a और l का पावर यहाँ पर b से इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दो पावर पर, तो l का पावर b हो जाएगा और t का पावर ये मल्टीप्लाई करोगे तो b, l का पावर c। दिस इज, अब यहाँ पर देख सकते हो m का पावर a, l का पावर, देखो l और l दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों को पावर ऐड हो जाएगा, तो b प्लस c इंटू t माइनस बी, और यहाँ पर m l t माइनस 2। दिस इज, ऐसा है। अब यहां पर देख रहे हो इधर एम एल टी है और इधर भी एम एल टी है, इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाने के लिए एकदम तैयार है। तो चलो यहां लगा देते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां पर हम लोग को बताता है कि इधर LHS और RHS का सिमिलर टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी m का डायमेंशन m के बराबर होगा, यानी m a इजकल टू यहाँ 1 हो जाएगा। उसी तरह से l का पावर l के बराबर, यानी b प्लस c इजकल टू 1, फिर माइनस b इजकल टू माइनस 2, यानी b इजकल टू 2। अब इसमें क्या करो, ये b का वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ 2 प्लस c इजकल टू 1, यानी c इजकल टू हो जाएगा -1। इसको उधर लेके जाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो a b c तीनों का वैल्यू निकाल चुका हूं, अब हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ अब मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू उसमें पुट कर देता हूं पहला इक्वेशन में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से पहला इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो ये f इजकल टू निकल करके आएगा k इंटू एम का पावर कितना है a, तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 1 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी b है तो b का यहाँ पर b पावर कितना दिया है 2, तो यहाँ पर b का पावर 2 लिख दिया, इंटू r c का वैल्यू यहाँ कितना है तो ये -1, तो -1 लिख दिया। और इस तरह से आपका एक फार्मूला निकल गया है kmv² डिवाइडेड बाई r। दिस इज, तो ये आपका फार्मूला निकल करके आ रहा है। द स्टोक्स फोर्स, F acting on the spherical body moving in the fluid is depends upon coefficient of viscosity eta velocity of a sphere, a spherical body r and its velocity v, then find the dimensional formula, then find the physical formula by डायमेंशनल मेथड। तो जैसा कि ये आप देख सकते हो यहां पर कहता है स्टोक्स फोर्स F जो किसी बॉडी पर, जब कोई भी बॉडी, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझो, जब कोई भी स्फेरिकल बॉडी को हम लोग लिक्विड के अंदर फेंकते हैं तो उस पर एक विस्कस फोर्स लगता है जो उस बॉडी के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है।
तो कहता है कि उस बॉडी का जो मोशन को अपोज करने वाला फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग स्टोक्स फोर्स कहते हैं। तो ये जो स्टोक्स फोर्स लग रहा है उस बॉडी के ये स्टोक्स फोर्स वो डिपेंड कर रहा है किस पर, तो ये लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, साथ साथ स्फेरिकल बॉडी का वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तब कहता है कि ये हम लोग इसका फिजिकल फार्मूला निकाल लो। तो यहां पर ध्यान से देखोगे, हियर एफ डिपेंड्स अपॉन एटा भी एंड आर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का जो होता है उस पर डिपेंड कर रहा है, एफ वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी पर, और आर यहां पर रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो सपोज करो पहले इसका कुछ वैल्यू मान लो ए बी सी। अब यहां से सोल्व करेंगे, एफ इज इक्वल टू के इंटू एटा का पावर ए, भी का पावर बी और आर का पावर सी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर के यहां पर क्या है, तो के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। नेक्स्ट अब बारी बारी से सबका हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। तो यहां पर फोर्स का डायमेंशन लिख दो एम एल टी माइनस टू। के का तो डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशन लेस है। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका मैंने डायमेंशन पहले निकाला था, ये होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और जिस पर जो पावर है वो लिखते चलो। आर, आर यहां लेंथ है, लेंथ का पावर सी। अब इसको सोल्व कर लो राइट साइड में। तो एम का पावर, ये पावर को सबको मल्टीप्लाई करो, तो एम का पावर यहां ए हो जाएगा। उसी तरह से एल का पावर यहां माइनस ए और टी का पावर माइनस ए होगा। फिर इसी तरह से एल का पावर बी और टी का पावर माइनस वन, एल का पावर सी। अब देख सकते हो एम यहां एक ही है, तो एम का जो भी वैल्यू है लिख दिया। एल देखो कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर 3L है, तीनों मल्टीप्लाई में है तो तीनों का पावर को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया माइनस ए प्लस बी और प्लस सी। इसी तरह से टी यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, तो टी का पावर को भी क्या करेंगे, अरे ये तो बी था, बी यहाँ कर दो, तो टी का पावर को भी दोनों को ऐड करूंगा, तो ये ए और माइनस बी हो गया। दिस इज, और इधर से है एम एल टी माइनस टू, यहाँ कुछ पावर नहीं है यानी 1 पावर है। अब देखो RHS में भी एम एल टी है और इधर LHS में भी एम एल टी है, तो यहाँ पर हम लोग डायमेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम या बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से तुम लिख सकते हो क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से लिख सकते हैं एम का पावर एम के पावर के इक्वल होगा, यानी ए इज इक्वल टू 1। इसी तरह से माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और थर्ड है माइनस ए और माइनस बी, इसका वैल्यू यहां पर कितना होगा, -2। अब ए का वैल्यू ऊपर से रख दिया तो -1 और माइनस बी इज इक्वल टू -2। यहां पर देख सकते हो माइनस बी, ये उधर लेके गया तो ये -1 आएगा, यानी b इज इक्वल टू आ गया कितना, 1। ऑल्सो अब इसमें वैल्यू रख दो, तो a का वैल्यू 1 है तो -1 और प्लस b का वैल्यू 1 है, प्लस c इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो इस तरह से c का वैल्यू भी कितना आया, 1 आ गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में ए बी सी का वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा के एटा का पावर, यहां पर ए कितना निकला है 1, तो यहां 1 रख दिया। भी का पावर यहां बी है, बी का वैल्यू कितना है 1। फिर यहां आर, तो सी का पावर, सी का वैल्यू भी यहां पर 1 है तो 1 रख दिया, यानी कि ये निकल करके आ रहा है के इंटू एटा का पावर एटा भी आर। दिस इज, यही है आपका फिजिकल फार्मूला। इस तरह से हम किसी भी फिजिकल फार्मूला को इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।